वक्फ बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था और सबसे ज्यादा इसका असर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जिले में पड़ा। और यहाँ पे जो लोग थे, पीड़ित परिवार थे, लोग मालदा के एक वैष्णो नगर स्कूल के राहत शिविर में रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस कल इन परिवारों से मालदा में जाकर स्कूल में मुलाकात की और आज राज्यपाल मुर्शिदाबाद ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हुए हैं और उन पीड़ित परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यानी कैसी घटना हुई, कैसे हिंसा है और जो परिवार के लोग हैं डरे सहमे हैं और राहत शिविर में रह रहे हैं, वो आखिर अपने घरों को कैसे वापस आए। वहीं दूसरी तरफ LCW की महिला की टीम यहाँ पे बाकायदा मालदा में वो जो शिविर में जाकर पीड़ित परिवारों से मिला। आज ग्राउंड जीरो मुर्शिदाबाद पे धुलियान पे वहाँ पे लोगों से मुलाकात कर रही है और उसके बाद अपना रिपोर्ट राज्यपाल को भी सौंपेंगे। तो कह सकते हैं कि पूरे मामले के यहाँ पे लेकर राज्यपाल का दौरा अहम माना जा रहा है। कह सकते हैं कि अब राज्यपाल के दौरे से लोग वहाँ पे पीड़ित परिवार के BSF कैंप की मांग कर रहे हैं, जो अस्थायी रूप से BSF कैंप हो, तभी जाके ये परिवार यहाँ पे सुरक्षित रह सकता है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। मुंबई में जैन समाज आक्रामक भूमिका में दिखाई दिया। इस कड़ी में मुंबई के विलेपार्ले ईस्ट से लेकर अंधेरी ईस्ट तक करीब 4 किलोमीटर के फासले पर मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे के दौरान हजारों की तादाद में जैन समाज के लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने पदयात्रा की। इस दौरान जैन समाज के संत ऋषि मुनि भी शामिल हुए। नाराजगी थी BMC के प्रति, BMC के अंधेरी ईस्ट के वार्ड के प्रति। 2 दिन पहले BMC के अंधेरी ईस्ट वार्ड के तरफ से जैन समाज का मंदिर है विलेपार्ले ईस्ट में, वहां पर तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। BMC का कहना है कि ये तोड़क कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद दी गई थी और तोड़क कार्रवाई करने से पहले पर्याप्त नोटिस भी दिया गया था। लेकिन वहीं पे जैन समाज के मंदिर प्रबंधन का कहना है कि कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, मौखिक तौर पर स्टे दिया था और हाईकोर्ट में अपील करने का समय भी दिया गया था। हाईकोर्ट में अपील के तौर पर याचिका दायर की गई थी, लेकिन ये याचिका की सुनवाई के पहले ही BMC ने ताबड़तोड़ में भ्रष्टाचार को अंजाम देते हुए, मिलीभगत करते हुए इस तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि इसी को देखते हुए हजारों की तादाद में ये पद यात्रा निकाली गई। इस दौरान मांग की गई कि जिस अफसर ने तोड़क कार्रवाई की गई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और दोबारा से सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और उसी जगह पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। कैमरा पर्सन सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में आज यूथ कांग्रेस ने जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। ईडी का ये दफ्तर है और यही इस दफ्तर के सामने कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। हाथों में इनके पोस्टर भी है और ईडी की इसी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वैसे भी राजस्थान कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक अपने तमाम कांग्रेस नेताओं को कह रखा है कि वह इस मुद्दे को लेकर उसे प्रदर्शन करना, सड़कों पर आना है और उसी के तहत यहाँ पर देखिए ये प्रदर्शन के दौरान जो जिस तरह से झड़प हो रही है, ये झड़प साफ बताती है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेताओं पर ईडी की कार्रवाई से किस तरह नाराज है। पुलिस ने वाटर कैनन भी चलाया है और इन्हें अब ईडी के दफ्तर में प्रवेश करने से रोकने की तमाम कोशिशों में पुलिस भी जुटी हुई है। तो फिलहाल राजस्थान कांग्रेस द्वारा ईडी के कार्रवाई के विरोध में लगातार प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन का दौर जारी है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट फाइल करने के बाद कांग्रेस के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों की बैठक इंदिरा भवन में बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने संगठनात्मक मामलों पर विचार विमर्श के लिए 19 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस के सभी महासचिव, प्रदेश प्रभारियों और प्रमुख संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बैठक में केवल संगठनात्मक मसलों पर ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की हालिया कार्रवाई के जवाब में एक व्यापक रणनीति तैयार किए जाने पर भी चर्चा होगी। गौरतलब है कि 15 अप्रैल को ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ औपचारिक रूप से अभियोजन शिकायत यानी चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने अपनी शिकायत PMLA 2002 की धारा 44 और 45 के तहत दाखिल। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आज की बैठक में कांग्रेस पार्टी के नेता क्या रणनीति बनाते हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बीजेपी अब ईसाई समुदाय रीच आउट कार्यक्रम चला रही है और दक्षिण भारत के 13-14 राज्यों में ये कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। केरल में ईसाई स्नेह कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि ईसाई सद्भाव बैठक जो है वो बीजेपी का एक कार्यक्रम है जिसके तहत 20 अप्रैल से 5 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना समेत कुल 13-14 राज्यों में मीटिंग होगी। जिन राज्यों में मुस्लिम और क्रिश्चियन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं वहाँ पर बीजेपी ज़्यादा फोकस कर रही है। केरल जैसे राज्यों में जहाँ 47% ईसाई और मुस्लिम आबादी है वहाँ उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है। दक्षिण भारत में ही अकेले 3 करोड़ ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। दक्षिण भारत में ईसाई समुदाय का राजनीतिक महत्व अलग है क्योंकि वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है। दक्षिण भारत विशेषकर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ईसाई समुदाय की आबादी
ज़्यादा है और वहाँ की राजनीति पे उनका काफ़ी पकड़ माना जाता है। केरल में ईसाई समुदाय 18% है, जो राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारंपरिक रूप से यह समुदाय कांग्रेस और वामपंथी दलों का समर्थन करता रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में बीजेपी ने इस समुदाय के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया है और बीजेपी अभी इसी वजह से ईसाई स्नेह कार्यक्रम दक्षिण भारत के राज्यों में 20 तारीख से शुरू करने वाली है, जो कि 5 मई तक चलेगा। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के बीच में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी वक्फ सुधार जनजागरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है। मोदी सरकार के वक्फ कानून का विपक्षी दलों के साथ साथ मुस्लिम धर्मगुरु भी विरोध कर रहे हैं। अब बीजेपी ने वक्फ सुधार जनजागरण अभियान की शुरुआत 20 अप्रैल से की है, जो 5 मई तक इस अभियान के जरिए घर घर जाकर वक्फ कानून से जुड़ी सही जानकारी लोगों को दी जाएंगी। खास बात ये भी है कि अभियान को नाम दिया गया है अल्पसंख्यकों का पैगाम है, मोदी के साथ मुसलमान है। बीजेपी का दावा है कि जिला संयोजक से लेकर मंडल और प्रदेश स्तर तक टोली बनाई गई है। इस अभियान में मंत्री, सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष समेत पार्टी के पदाधिकारी लगाए गए हैं। यह जन जागरण अभियान सभी बूथों पर पहुंचाया जाएगा। खास बात ये भी है कि बीजेपी इस कानून को लेकर घर घर जनसंपर्क भी करने जा रही है। साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पंपलेट लेकर लोगों के बीच जन जागरूकता भी फैलाने वाले हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में सड़क हो, पुल हो, इनका ठेका लेने वाले ठेकेदार फिलहाल परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने इन ठेकेदारों को 89,000 करोड़ रुपए देना बाकी है। इसी को लेकर कल महाराष्ट्र में इन ठेकेदारों की एक बैठक हुई। इस बैठक में तय किया गया कि सरकार के खिलाफ अब आंदोलन करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, जितने भी ठेकेदारों के पास सरकारी काम बचे हुए हैं, उन कामों पर वहाँ पर ठेकेदार ना जाए, उस कामों पर रोक लगा दे। दरअसल महाराष्ट्र में जो पिछली सरकार थी, उसने कई लोक लुभावन घोषणा की, कई करोड़ों के ठेके वहां पर दिए गए, लेकिन जब काम पूरे हुए तब ये बिल करीब 94,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। अब महाराष्ट्र सरकार के पास ठेकेदारों का 89,000 करोड़ रुपया बाकी है, लेकिन सरकार सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए देने को फिलहाल तैयार है। इससे ठेकेदार परेशान है। ठेकेदार ये कह रहे हैं कि सरकार ने जल्द पैसे नहीं दिए तो उन्हें आत्महत्या का कदम उठाना पड़ सकता है। ठेकेदारों का आरोप है कि लाडली बहन योजना के चलते उनका पैसा सरकार के पास बकाया है और उसी का साइड इफेक्ट अब हमें भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी अनिवार्य करने के सरकार के फैसले का विरोध एमएनएस समेत तमाम महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां कर रही है। अब महाराष्ट्र सरकार के दूसरे एक मंत्री ने एक नया फैसला लेने की ठान ली है। स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने मालेगांव में अपने चुनाव क्षेत्र में एक स्कूल में ये घोषणा की। दादा भूसे ने कहा कि महाराष्ट्र में जल्द ही टीचर्स के लिए ड्रेस कोड लागू होगा। पहले से 10वीं कक्षा के जो टीचर्स हैं, उनको ये ड्रेस कोड वहां पर लागू होगा। दरअसल अपने चुनाव क्षेत्र में इस स्कूल के कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे पहुंचे थे। वहां पर टीचर्स बड़ी संख्या में मौजूद थे और टीचर्स ने एक तरीके के कपड़े पहने थे। उस पर मंत्री महोदय खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप ड्रेस कोड में वहां पर नजर आ रहे हैं। मैं जल्द ही महाराष्ट्र में ड्रेस कोड लागू करने जा रहा हूं, इसके लिए मैं फंड भी दूंगा। फिलहाल मंत्री ने घोषणा की है, लेकिन इसके बारे में कैबिनेट में अब तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। लेकिन जब प्रस्ताव आएगा तब इसका विरोध महाराष्ट्र में जरूर होगा। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। पानी की समस्या को खत्म करने और राजधानी में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने वाली है। दिल्ली सरकार एक बड़ी पहल शुरू करने जा रही है। 20 अप्रैल यानी रविवार को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड से 1000 जीपीएस सिस्टम से लैस पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, जिन्हें राजधानी भर में तैनात किया जाएगा। इन टैंकरों को उन क्षेत्रों में भेजा जाएगा जहाँ पानी की भारी कमी है या जहाँ पाइप से पानी की आपूर्ति संभव नहीं है। हर टैंकर में हाईटेक जीपीएस टेक्नोलॉजी लगी है, जिससे रियल टाइम पर ट्रैकिंग की जा सकती है। इन टैंकरों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए एक अत्याधुनिक कमांड सेंटर भी स्थापित किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पानी समय पर और पारदर्शी तरीके से इच्छित स्थानों पर पहुंच सके। आपको बता दें, इस दौरान दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी सपने को पूरा करेंगे कि समय पर पानी दे सकें और दिल्ली को जल संकट से मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर सकेंगे। जीपीएस से लैस टैंकरों की तैनाती पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही का प्रतिनिधित्व करती है और इसी रणनीति के तहत दिल्ली के हर नागरिक को पानी मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़। संभल सीओ अनुज चौधरी को पुलिस जांच में क्लीन चिट। होली और जुम्मा पर विवादित बयान देने का था मामला।
दरअसल संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि होली साल में एक बार आती है जबकि जुम्मा साल में 52 बार आता है। उनके इस बयान पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद जांच पूरी हो गई और एसपी कानून व्यवस्था की जांच आख्या में क्लीन चिट मिल गई। मामले में संभल जिले के अफसरों और लोगों के बयान दर्ज किए गए। अनुज चौधरी के भी बयान दर्ज किया। अनुज चौधरी ने अपने बयान में कहा कि किसी भी धर्म और त्यौहार को लेकर के मैंने कोई विवादित टिप्पणी नहीं की है। मेरे द्वारा होली पर और ईद पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की थी। ऐसे में कोई बयान नहीं दिया कि जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। इसके साथ ही सीओ ने सम्मान करने वाली समिति पदाधिकारियों के भी बयान दर्ज किए गए। शिकायतकर्ता के आरोपों के अनुसार साक्ष्य नहीं मिले। एसपी कानून व्यवस्था ने जाँच के बाद सीओ अनुज चौधरी को क्लीन चिट दे दी। यहाँ आपको ये भी बता दें, शिकायतकर्ता रिटायर्ड अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कहा था कि अनुज चौधरी का बयान पुलिस आचरण नियमावली का उल्लंघन है। मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। हिमाचल के मंडी जिले के शानन बिजली प्रोजेक्ट को लेके पंजाब और हिमाचल की सरकारें आमने सामने फिर से दिखाई देने लगी हैं। बेशक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन वहीं पर हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा फिर से दावा कर दिया गया है कि शानन बिजली प्रोजेक्ट अब हिमाचल का है। बेशक हिमाचल में ही हिमाचल के राजा ने 99 साल की लीज के ऊपर अंग्रेजों को इसको दिया था और 2023 में इसकी लीज खत्म हो चुकी है। उस समय भी हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दावा किया गया था कि लीज खत्म होने के बाद अब इसके ऊपर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिमाचल का है। और इसके बाद पंजाब के जो बिजली बोर्ड के जो अधिकारी थे, जहाँ फिर बिजली सचिव थे, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले में स्टे दे दिया गया था और मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। इसको लेके ही पंजाब सरकार ने भी जो तेवर हैं वो तीखे कर लिए हैं। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा है कि इस पर सिर्फ पंजाब का ही अधिकार है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। सीलमपुर मर्डर केस मामले में लेडी डॉन जिकरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 5 आरोपियों के नाम और दर्ज किए गए हैं। एफआईआर में कुल मिलाकर के 6 आरोपियों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है उसकी गिरफ्त से अभी 5 आरोपी बाहर है। लेकिन जिकरा को अभी पुलिस जो है आज कोर्ट में पेश करेगी और इस हत्या के पीछे की जो वजह है वो तलाशने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से सीलमपुर इलाके में कुणाल की निर्मम हत्या कर दी गई है, उसके पीछे पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है। हालांकि परिवार का ये कहना है कि पुरानी यदि रंजिश होती तो उसको लेकर के पहले जिकरा से इन लोगों ने बातचीत की थी, लेकिन उस समय जिकरा ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अचानक हुई इस हत्या के बाद में जिकरा का नाम जो है वो लेडी डॉन के नाम पर दिल्ली में चल रहा है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल हुआ है कपिध्वज और इसके शामिल होने से भारतीय सेना की ताकत में एक और इजाफा हुआ है। जी आपको बता दें कि सेना ने सियाचिन ग्लेशियर जैसे दुर्गम और बर्फ से ढकी जगहों पर अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए खास वाहन को शामिल किया गया है। इस वाहन का नाम कपिध्वज है, जो सेना के रीढ़ की हड्डी की तरह मदद पहुंचाने में लगा हुआ है। न्यूज़ 24 को मिली जानकारी के मुताबिक कपिध्वज वाहन की खासियत ऐसी है कि इसे दूसरे किसी भी सेना में अलग बनाती है। यानी ये किसी भी परिस्थिति में किसी मौसम में चल सकता है, चाहे पहाड़ी इलाका हो, बर्फीली इलाका हो, चाहे मरुभूमि हो। ये छोटी नदी को भी पार कर सकता है। यह विषम परिस्थितियों में अपने ऊपर लगभग 1200 किलो वजन उठाकर सुरक्षित जगह पर भी ले जा सकता है। यह शानदार वाहन भारत में ही बनकर तैयार हुआ है। कपिध्वज करीब 4 मीटर लंबा, 2.6 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर लंबा है। आपको बता दें कि 1.8 मीटर इसके टायर है। इन टायरों में विशेष ट्रेंड होते हैं जो बर्फ, कीचड़ और नरम जमीन को पकड़ते हैं। इसकी वजह से यह फंसते नहीं है और साथ ही ये टायर वाहन को एक छोटी नाव की तरह पानी में चलने में मददगार साबित होता है। सियाचिन जैसे इलाकों में कपिध्वज की तैनाती की गई है और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी LAC पर इसकी तैनाती किया जाएगा। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पाडरी इलाके के डाकसनी में जमीन धंसने से करीब 21 परिवारों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा है। प्रशासन ने एहतियातन लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है। दरअसल इस जगह पर जमीन धंस रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, जिससे लोग बेहद ज्यादा खौफजदा हैं। लोगों का कहना है कि पहले भी यहाँ पर यही स्थिति थी। प्रशासन से लोग गुहार लगा रहे हैं कि इसके लिए उन्हें कोई पक्के मकान दिए जाएं ताकि वो सुरक्षित जगह पर रह सकें। आपको बता दें कि प्रशासनिक टीम वहां पर डेरा जमाए हुए है, एक्सपर्ट की टीम भी वहां पहुंची हुई है। देखा जा रहा है कि आखिरकार वजह क्या है कि क्यों यहाँ पर जमीन जो है वो धंस रही है, पहाड़ जो है वो दरक रहे हैं। वहाँ के स्थानीय विधायक भी लोगों के बीच पहुंचे हैं। उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। और आपको बता दें कि जो उच्च अधिकारी है
वो भी मौके पर पहुंचे हैं। जो पाडर रोड है वहां पर जो सड़क का हिस्सा है वो भी धंसा है, उसमें भी क्रैक आई है, जिसके लिए रोड पे ट्रैफिक को बंद किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि लोग बेहद ज्यादा खौफजदा हैं, आसपास के लोगों में भी दहशत है, उन्हें भी डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें अपने घरों को छोड़कर बेघर होना पड़े और दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर होना पड़े। कैमरामैन श्याम के साथ और किश्तवाड़ से मेरे सहयोगी दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। कश्मीर घाटी में मौसम ने ऐसी पलटी मारी कि 30 डिग्री की गर्मी से तापमान सीधा 12 डिग्री नीचे लुढ़क कर 18 डिग्री पर आ गया और घाटी के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई और मैदानी इलाकों में लगातार बारिशें हो रही है। कश्मीर घाटी के गुरेज, तुलेल और सिंथन टॉप जैसे इलाकों में ताजा बर्फबारी कल देर रात से ही देखी जा रही है और हल्की बर्फबारी जो पहाड़ियों पर हुई है। मैदानी इलाकों में लगातार बारिशें हो रही है। पहाड़ियों पर अभी भी जो बादल है वो नजर आ रहे हैं और इसके चलते न केवल दिन और रात के तापमान में काफी गिरावट हुई है और फिलहाल इस खराब मौसम के चलते जहां कुछ लोगों को दिक्कतों का सामना है, गुरेज तुलेल में स्कूल बंद हो गए हैं, तो वही पर्यटक घाटी के इस सुहाने मौसम को काफी पसंद भी कर रहे हैं। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। वर्ल्ड लिवर डे का मौका है और इस वक्त दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह हमारे साथ हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। वर्ल्ड लिवर डे का मौका है और इस पर अमित शाह ने बहुत सारी बातें कही। उसमें ये कहा कि देश को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले स्वस्थ होना जरूरी है। क्या कहेंगे? देखिए, ILBS ने लिवर डे के दिन प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा रखा प्रोग्राम, और उसका सबसे अच्छी बात है कि हमारे गृह मंत्री जी ने अपने बारे में बात की और बताया कि कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो इस लिवर डे के दिन तो मैं सबसे ही कहूँगा कि व्यायाम, अच्छा भोजन करना चाहिए, क्योंकि जो ये लीवर्स की, फैटी लीवर्स की जो समस्या है दिल्ली के अंदर अब यंग एजेस में बच्चों में हो रही है, वो डाइट को लेकर हो रही है, फिजिकल एक्सरसाइज को लेकर हो रही है। पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी दिल्ली सरकार हेल्थ व्यवस्था वाइज पूरी तैयार है। किसी चीज़ के लिए भी अच्छा सोना, अच्छा खाना, आपने शरीर को सबसे जरूरत है वो पूरा करना चाहिए। चूंकि अब आयुष्मान भारत आप लोग लागू कर चुके हैं और ऐसे में आप लोगों का ये कहना है कि 70+ वाले लोगों को पहले केटर करेंगे। वो कैसे केटर करेंगे, क्या व्यवस्था होगी, किस तरीके से आप लोग जो है उनको इम्पैनल करेंगे? देखिए, 70 साल वालों के लिए मेरा अपना व्यक्तिगत मानना भी है, पोर्टल भी हम चालू कर रहे हैं और हम मैनुअल भी अगर जाना पड़ा तो हम उनके घर जाएंगे जो फिजिकली उस लायक नहीं होंगे। हमारे कार्यकर्ता हम लोग जाके उनके बनवाएंगे कार्ड। जैसे अभी भी हम 28 को जो कार्यक्रम कर रहे हैं अपने बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, उनके घर जाके उनका बनवा रहे हैं कार्ड। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि 70 साल के किसी भी बुजुर्ग को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता उनके घर घर जाके चाहे पोर्टल से चाहे मैनुअल उनका करवाएंगे। एक सवाल और ये भी सर कि चूंकि दिल्ली में बहुत सारे दिल्ली सरकार के अस्पताल है, क्या वहाँ भी कुछ इस तरीके की व्यवस्था होगी जिससे कि कार्ड बन जाए? धीरे धीरे उसकी भी व्यवस्था होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। हम क्योंकि जोनल वाइज काम, डिस्ट्रिक्ट वाइज काम करेंगे और जो टारगेट हमारे को अचीव करना है, जैसे 2,34,000 का था, वो टारगेट भी हम बहुत जल्दी अचीव करने जा रहे हैं। फिर आगे जो हमें 3.25 लाख बनाने हैं, फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी टीम पूरे अच्छे से काम कर रही है। आरोग्य मंदिर को लेकर मैं सवाल करना चाहूंगी सर, क्योंकि आरोग्य मंदिर को लेकर भी आप लोगों ने बहुत सारी पहल कर दी है। क्या कुछ प्रारूप होने जा रहा है? कहाँ आप लोग जो है वो सेंटर करने जा रहे हैं? क्योंकि पालम में एक आरोग्य मंदिर पहले ही केंद्र सरकार द्वारा खोला जा चुका है, तो किस तरीके से उसमें फैसिलिटीज होंगी? हाउ इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिक को क्या बिल्कुल स्क्रैप किया जाएगा? देखिए, मैं इसका बाद आपसे एक बात यही कहूँगा कि कार्यक्रम की जानकारी समय पे मिलना अच्छा होता है और आप सब चैनल वालों को आपके चैनल के माध्यम से इनवाइट करूंगा। जिस दिन आरोग्य मंदिर हमारा चालू हो जाएगा तो आप उस डिफरेंस को देखिएगा कि व्हाट इज अ मोहल्ला क्लिनिक एंड व्हाट इज अ आरोग्य मंदिर औषधालय। और गोरखपुर में सीएम योगी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला सामने आया है। राहुल संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा इन लोगों ने अंबेडकर का अपमान किया। कांग्रेस ने देश में सर्वाधिक समय तक शासन किया मगर बाबा साहब का एक भी स्मारक नहीं बनवाया। जब मैं कांग्रेस के
वर्तमान नेतृत्व के रूप में जाने जाने वाले श्री राहुल गांधी जी को देखता हूं कि वह संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। याद करिए, कांग्रेस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन की, बाबा साहब का एक भी स्मारक नहीं बनाया, एक भी स्मारक नहीं बनाया। यहां तक कि जब देश के अंदर आवाज से आवाज आती थी कि दिल्ली में रह करके बाबा साहब ने जिस आवास में रह करके उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली, वहां पे बाबा साहब का एक स्मारक बनना चाहिए, कांग्रेस ने नहीं होने दिया। जब स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वह भवन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए आवंटित किया, कांग्रेस ने उनसे ही समर्थन वापस ले लिया। और फिर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार बनने के बाद अटल जी ने उस कार्य को पूरा किया और मोदी जी ने उसमें स्मारक बनाने का काम किया। इंटरनेशनल अंबेडकर स्मारक केंद्र वह दिल्ली में वहां उसी स्थल पर बना हुआ है जहां बाबा साहब ने अपनी अंतिम श्वास ली। वहीं मुंबई में जैन समुदाय का बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन सामने आया। सैकड़ों की संख्या में जैन समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएमसी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है और बीएमसी ने दरअसल 30 साल पुराना जैन मंदिर तोड़ा है और आज इसके खिलाफ ही जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुंबई में जैन मंदिर तोड़ा गया और दूसरी तस्वीर जहां पर जैन समाज के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते सामने आए। देखिए किस तरीके से मंदिर तोड़े जाने के बाद जो सामग्री है वो सड़कों पर बिखरी हुई नजर आई और ऐसे में जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में आज सड़कों पर पहुंचे, अपना विरोध दर्ज कराया। तो सैकड़ों की संख्या में जैन समुदाय के लोग आज सड़कों पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, मुंबई में जैन मंदिर को तोड़ा गया और उसके खिलाफ अब जैन समुदाय के लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि न सिर्फ मंदिर को दोबारा से बनवाया जाए बल्कि सुनिश्चित भी किया जाए कि आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। जैन समाज के लोगों का आज आक्रोश जो है वो नजर आया, विरोध प्रदर्शन नजर आया। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर जैन समुदाय के लोग दिखे और सिर्फ एक ही अपील की कि मंदिर को पुनर्स्थापित किया जाए। 30 साल पुराना जैन मंदिर बीएमसी ने दरअसल तोड़ दिया है, जिसके बाद जैन समुदाय का ये विरोध सामने आ रहा है।